नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज ईटी नाउ स्वदेश की सालगिरह है। ईटी नाउ स्वदेश को आपने एक साल में बहुत प्यार दिया, हम पर भरोसा किया। ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों के बेशुमार प्यार के लिए सभी का धन्यवाद। और इस प्यार के लिए हमारा भी फर्ज बनता है कि ईटी नाउ स्वदेश की सालगिरह पर हम अपने दर्शकों को कुछ रिटर्न गिफ्ट दें, और इसी की तैयारी हमने की है। हम आपके लिए लेकर आए हैं इस खास मौके पर इंडस्ट्री के दिग्गजों के कुछ ऐसे शेयर्स जो देंगे आपको बम्पर रिटर्न्स। और इन शेयर्स पर हमारी मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया भी आपको सही और सटीक विश्लेषण कर बताएंगे। मैं हूं मानसी दवे और शुरुआत करते हैं इस खास पेशकश की। और इस खास मौके पर हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया भी जुड़े हैं। निकुंज, थैंक्स, आपने अपना समय दिया और इस खास पेशकश में हमारे साथ आप जुड़े हैं। आज सुबह से काफ़ी लोग आपको पूछ रहे हैं, मैं भी यही पूछूंगी कैसा लग रहा है। देखिए, इस शो का नाम है रिटर्न गिफ्ट। यस। मगर रिटर्न गिफ्ट से पहले आता है बर्थडे गिफ्ट, और हमारे व्यूअर्स हमें एक प्रकार का बर्थडे गिफ्ट दे चुके हैं जी। भरोसा करके। मैं ट्विटर पे जाऊं या फिर मैं अपने व्हाट्सएप मैसेज को चेक करूं, जिस प्रकार से व्यूअर्स ने हमें बधाइयां दी हैं, एक अपनापन उन्होंने जताया है, तो काफ़ी खुशी होती है, काफ़ी फ़ख्र होता है और काफ़ी ग्रैटिट्यूड आता है कि भाई हम जिस प्रकार जो स्वदेश का जो उद्देश्य था, बढ़ो बदलो देश के साथ, हमने उस दिशा के अंदर एक छोटा कदम लिया है मगर एक महत्वपूर्ण कदम लिया है। अक्सर हम जिंदगी में कहते हैं मानसी दैट इट इज़ नॉट द डेस्टिनेशन विच मैटर्स, इट इज़ द डायरेक्शन एंड इट इज़ द प्रोसेस दैट मैटर्स। ईटी नाउ स्वदेश का जो हमने मील पत्थर एक साल पहले रखा था, एक साल हो गया है, और हम जोड़ करके देखें तो लगता है कि हम एक दृढ़ निश्चय के साथ सही दिशा में मूव कर रहे हैं। इंडिया इज़ द प्लेस टू इन्वेस्ट एंड इक्विटी मार्केट इज़ वेयर यू शुड कीप योर फंड। एब्सोल्युटली, इट्स एन ओवरवेलमिंग जर्नी। और सही कहा निकुंज आपने, इट्स द जर्नी विच मैटर्स, और ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है क्योंकि आपका साथ हमें मिला है। तो चलिए रिटर्न गिफ्ट की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हमारे जो एक्सपर्ट हैं, फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं, वो आपको बताएंगे कि उनके हिसाब से आने वाले सालों में ऑन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोर्टफोलियो की, निवेश की, तो संदीप सबरवाल की राय क्या है, लंबी अवधि के लिए कौन सा स्टॉक उन्हें पसंद आ रहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ईटी नाउ स्वदेश को बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनके एनिवर्सरी के दिन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से निवेशकों को गाइडेंस दी जा रही है पिछले काफ़ी समय से, वो आगे चलती रही। तो इस साल एनिवर्सरी और दिवाली के मौके पे मेरा रिकमेंडेशन अगले एक साल के लिए रहेगा प्राज इंडस्ट्रीज़ का। तो अभी जैसा माहौल है उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिनमें हमें ग्रोथ की विजिबिलिटी है, जहां मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं और डेट का इशू नहीं है। जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, अगले 3-4 साल तक अच्छा ग्रोथ होने का उम्मीद है। तो प्राज इंडस्ट्रीज़ इथेनॉल बेस्ड डिस्टिलरीज लगाती है, उसका सबसे बड़ा मार्केट शेयर है इंडिया में, और ग्लोबली भी उनकी प्रेजेंस है, यूरोप, साउथ अमेरिका, यूएसए, हर जगह पे। और ये ब्रूवीज लगाते हैं और इंजीनियरिंग के साइड पे भी इनका अच्छा काम है। पिछले काफ़ी समय से इनका ऑर्डर बुक अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, और ग्रोथ टर्नओवर में जो इनकी टॉप लाइन है ऑर्डर बुक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। तो पिछले 3-4 क्वार्टर में जिस तरह से स्टील के प्राइसेस बढ़े थे, तो उस कारण से इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आया था। ग्रोथ आ रही थी लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा था। अभी वो साइकिल रिवर्स आने का टाइम किया है। अभी आगे जाके अगले कुछ क्वार्टर्स में ग्रोथ भी आएगी और मार्जिन भी बहुत अच्छे से एक्सपेंड करेगा, क्योंकि इनके सारे ऑर्डर्स जो फिक्स प्राइस ऑर्डर्स होते हैं, तो फिक्स प्राइस ऑर्डर्स वाली कंपनीज को हिट लगा था काफ़ी, अब बहुत फ़ायदा होगा। तो ये थे आस्क संदीप सबरवाल.com के संदीप सबरवाल, और इस पूरे साल संदीप ने भी हमारा साथ दिया है और अपनी दमदार फंडामेंटल पिक्स के साथ लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं। निकुंज, प्राज इंडस्ट्रीज नॉट ओनली इन इंडिया बट विदेशों में भी अपना नाम, अपना परचम लहरा रहा है। जिस तरह संदीप अपनी लॉन्ग टर्म पिक दे रहे हैं, आपको क्या लगता है प्राज इंडस्ट्रीज किस लिहाज से आगे फंडामेंटली पॉजिटिव है? मानसी, ऑल्टरनेट एनर्जी से रिलेटेड इस समय मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों तक अच्छी ग्रोथ रहेगी।
युद्ध के बाद दुनिया में झटका लगा था और ख़ास करके यूरोप में गैस क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस जो हैं, मुझे लगता है जो एनर्जी ऑल्टरनेटिव एनर्जी के जो बिजनेसेस हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इस समय इन्वेस्टमेंट आने वाला है। प्राज की बैलेंस शीट बहुत अच्छी बैलेंस शीट है। प्राज की जो बिजनेस है एक सिक्लिकल अप ट्रेंड पे है। प्राज के अंदर पिछले 2 क्वार्टर से मार पड़ी थी बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस ऊपर गए थे, मुझे लगता है वह भी ठीक हो रही है। ये पिछले बुल मार्केट का एक हीरो स्टॉक था जिसमें राकेश झुंझुनवाला ने अपना पैसा 60-70% बनाया, 60 से 70 गुना करा था, फीसदी नहीं गुना करा था। तो क्या उस प्रकार का रिटर्न आएगा? जी नहीं। मगर क्या यह स्टॉक अगर आप एक पोर्टफोलियो के हिसाब से रखते हैं जिसके अंदर आप एक डिसेंट एलोकेशन रखते हैं, बुरे मार्केट में जैसे जून टाइप मार्केट आता है जहाँ पे बड़ी मार्केट में गिरावट आती है मैक्रो फैक्टर्स की वजह से, अगर आप रखते हैं तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक मेरे हिसाब से क्वालिफाई हो सकता है। तो पोर्टफोलियो स्टॉक क्वालिफाई हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि का नजरिया आपको यहाँ पर बनाना होगा। फंडामेंटली काफी दुरुस्त है ये स्टॉक और इसी के चलते इसके फंडामेंटल्स जो हैं, रैशनल जो हैं, काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तो ये तो हुआ हमारी रिटर्न गिफ्ट की इस खास पेशकश की पहली कड़ी, यानी कि पहला रिटर्न गिफ्ट आपके लिए। लेकिन एक और एक्सपर्ट हमारे साथ सिद्धार्थ खेमका जुड़े और उन्होंने भी अपनी फंडामेंटल पिक हमारे साथ शेयर की। आइए वो सुनते हैं। मेरा इन्वेस्टमेंट पिक बैंकिंग क्षेत्र में से आईसीआईसीआई बैंक है। अगर आप बैंकिंग के क्षेत्र में देखें तो काफ़ी सालों बाद इंडिया में फाइनली क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी जोर पकड़ रहा है। रिसेंटली आरबीआई के डेटा के मुताबिक इंडिया की क्रेडिट ग्रोथ 15.5% से ग्रो की, जो कि ऑलमोस्ट 9 ईयर हाई क्रेडिट ग्रोथ है। तो इसका काफ़ी बेनिफिट हमें मार्केट लीडर आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिलेगा। उनकी कोर परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव हुई है, प्रोविजंस करके उनकी एसेट क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हुई है और जो कोर बिजनेस है अगर आप उसमें देखें तो सारे ही सेगमेंट्स में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। अगर आप सेगमेंट्स की बात करें तो उनकी हाई जो यील्ड पोर्टफोलियोज है, स्पेसिफिकली अगर देखें जो रिटेल, एसएमई एंड कॉर्पोरेट बिजनेस बैंकिंग क्षेत्र में लोन ग्रोथ एंड यील्ड्स काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। हमें लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक बेस्ट प्ले है टू कैप्चर दी क्रेडिट ग्रोथ इन इंडिया एंड जो क्रेडिट साइकिल जो आने वाली टाइम में है उसे आईसीआईसीआई बैंक काफ़ी अच्छी तरह से कैप्चर कर पाएगा। तो ये थे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सिद्धार्थ खेमका अपनी राय आईसीआईसीआई बैंक पर देते हुए। निकुंज, आईसीआईसीआई बैंक पर तो आपका आउटलुक हम जानना चाहेंगे ही, लेकिन जब सिचुएशन वॉलेटाइल नजर आ रही थी तब भी बैंक्स पर आपने अपना पॉजिटिव आउटलुक, अपना भरोसा जताया था। निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्रों को कैसे देखे, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियो, नेट इंटरेस्ट इनकम और एनपीएस का लगातार घटना काफ़ी पॉजिटिव है इनके लिए? देखिए, बैलेंस शीट्स पूरे बैंकिंग सेक्टर की, भले बड़े बैंक हो या छोटे बैंक हो, काफ़ी मजबूत हो चुकी है। इंडिया में कॉर्पोरेट ग्रोथ आ रही है और जाहिर है कॉर्पोरेट ग्रोथ के अंदर बड़े बैंक ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ है। आईसीआईसीआई बैंक के पास एक बहुत अच्छी चीज़ और है कि इनकी जो सब्सिडीज़ हैं इस समय लिस्ट हो चुकी हैं और सब सब्सिडीज़ एक प्रकार का मार्केट डोमिनेशन है। ब्रांड अच्छा है, बख्शी साहब ने कमाल का टर्न अराउंड करा है। मगर चैलेंज आईसीआईसीआई बैंक में मानसी है कि जो आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मार्केट उस बात को शायद ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है और परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई एक साइड रहे हैं, एक्सिस और एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक एक साथ रहे, तो स्टॉक आउट परफॉर्म कर चुका है। 3 टाइम प्राइस टू बुक पर ट्रेड करा है, सस्ता नहीं है। तो जिस प्रकार का रिसेंट आउट परफॉर्मेंस मिला वो फ्यूचर में नहीं मिलेगा। मगर अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको एक बड़ा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा, बिकॉज इनके पास साइज है, रीच है, ब्रांड है, बुक क्लीन हो चुकी है। मगर पास्ट रिटर्न्स में नॉट बी अ गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न। पास्ट रिटर्न्स में नॉट बी अ गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स, लेकिन एक बड़ा दिग्गज काउंटर अगर बैंकिंग प्ले को आपको खेलना है तो फिर एक बड़े स्टॉक के साथ आपको जरूर जाना होगा। और आईसीआईसीआई बैंक की जहां बात करें, रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, तो बैंकिंग स्पेस में, पर्टिकुलरली प्राइवेट बैंक स्पेस में और भी ज़्यादा कई सारे ऑप्शन हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए। और आईसीआईसीआई बैंक ऑफकोर्स वन ऑफ द बिगेस्ट, और कह सकते हैं एक बढ़िया क्वालिटी स्क्रिप्ट साबित होता हुआ। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ क्वांटम सिक्योरिटीज़ के नीरज दीवान भी जुड़े थे, उन्होंने भी 1 साल पूरा होने पर अपने विशेष हमारे साथ शेयर किया और साथ ही अपनी एक दमदार फंडामेंटल पिक भी हमारे साथ शेयर की। आइए सुनते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं वेंकीज को रिकमेंड करना चाहूँगा। वेंकीज पोल्ट्री, एनिमल हेल्थ और सोया ऑयल सीड बिजनेस के अंदर है। इसका जो पोल्ट्री बिजनेस है वो एक बहुत ही हाई ग्रोथ सेगमेंट है और हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है, पर थोड़ी वॉलेटिलिटी रहती है बिकॉज वहाँ पे मेज और सोया के प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं और वो मेजर रॉ मटेरियल है फीड के लिए। उसके बाद जो इसकी दूसरा बिजनेस है वहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ ये दिखा रहे हैं।
एनिमल हेल्थ के बिजनेस जो एक हाई मार्जिन बिजनेस है। उसके अलावा जो ऑयल सीड बिजनेस है वहाँ भी एक अच्छी ग्रोथ, अच्छी कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है, वो एक स्टेबल बिजनेस है। तो आगे चलते हुए तीनों सेगमेंट ग्रो करेंगी और इसके अंदर हाईली प्रॉफिटेबल जो सेगमेंट है पोल्ट्री वो भी अच्छी ग्रोथ दिखाएगी। तो इसको अगर आप पुरानी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखें पिछले 10 सालों की, अगर आप 2013 से 2017 के पीरियड देखें तो पूरे उन 5 सालों में उसने खाली 240-250 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था और उसके अगले 5 साल में कंपनी ने 777 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ ओवर द लास्ट 10 ईयर देखने को मिली है, बिकॉज इसकी सेल्स ग्रोथ लास्ट 10 ईयर्स की बहुत 11% CAGR ग्रोथ है, बल्कि जो प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ है 27% CAGR प्रॉफिट की ग्रोथ है। तो नीरज दीवान जब पैकेज फूड सेगमेंट वेंकीज पर अपनी राय दे रहे थे, निकुंज के साथ मैं बात भी कर रही थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकुंज हमें वेंकीज के बारे में बता रहे थे। बताएं निकुंज, आपका नज़रिया क्या है, क्योंकि पैकेज फूड सेगमेंट की अगर बात करें आउट परफॉर्मेंस तो दिख रही है। देखिए, पैकेज फूड से ज़्यादा है पोल्ट्री बिजनेस के अंदर है। पोल्ट्री बिजनेस के अंदर जिसके अंदर ये एग्स में है और दूसरे पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के अंदर है। इस कंपनी में कुछ साल पहले काफ़ी सब्सिडरीज थी, वहाँ उन्होंने काफ़ी बड़ा क्लीन अप करा है। उसके बाद स्टॉक के अंदर अच्छा खासा उछाल आया है। अगर आप 5 साल का चार्ट देखें तो वेंकीज फ्लैट था, फिर अचानक 2016-17 में इसके अंदर बड़ा उछाल आया, एक प्रकार का मल्टी बैगर हो गया। पिछले दशक में कुछ नहीं हुआ, इस पिछले 5 साल के अंदर बड़ी छलांग मारी है। मेरे को लगता है एक क्वार्टर भी वेंकीज का ख़राब रहेगा, बिकॉज रॉ मटेरियल जो वेंकीज का है वो इसेंशियली एग्री प्रोडक्ट्स हैं, जो आप फीड स्टॉक यूज़ करते हैं, जो कि दाना आप लेते हैं, जो कि सोया और अदर फीड स्टॉक है, उसका जो प्राइस है पिछले हमें पता है कितनी बड़ी इन्फ्लेशन आई है। तो हालांकि दाम गिर चुके हैं, मगर वेंकीज के अंदर जो पुराना इन्होंने रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करा था उसकी वजह से इस क्वार्टर में मार पड़ेगी। इस क्वार्टर के बाद देखिए किस प्रकार का इनके अंदर मार्जिन एक्सपेंशन आ सकता है। 1 सेकेंड, इस कैटेगरी में जिसे हम हाई प्रोटीन कैटेगरी बोलते हैं, एक प्रकार का बेट ऑन प्रोस्पेरिटी है, क्योंकि आप इंडिया में अगर ज़्यादा प्रोस्पेरिटी एज्यूम करेंगे तो यू विल ऐड मोर न्यूट्रिशन टू योर डाइट, और न्यूट्रिशन के अंदर प्रोटीन एक महंगा सब्स्टिट्यूट होता है। शुगर और कार्ब्स एक चीप डाइट मानी जाती है, मगर जो प्रोटीन एक महंगी डाइट मानी जाती है। तो इट्स अ बिग बेट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ इंडियाज केयर टुवर्ड्स न्यूट्रिशन। मगर आने वाले 2 क्वार्टर के अंदर मुझे लगता है कि इसके जो नंबर्स हैं थोड़े वॉलेटाइल रहेंगे, बिकॉज जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो भी काफ़ी वॉलेटाइल है। मैं डेटा देख रहा था, YTD 25% नीचे है, अभी भी महंगा है, 17-18 टाइम्स चल रहा है। तो जो ट्रेंड अच्छा है, मगर आपको इस स्टॉक के अंदर शायद अपनी एंट्री जो है वो टाइम करनी पड़ेगी। जब से देखिए मार्केट के अंदर जो अच्छे बिजनेसेस हैं वो बुरे समय में खरीदनी चाहिए, पर शायद वेंकीज, प्राज, ICICI बैंक ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि इस समय प्राइस टू परफेक्शन है। तो ट्रेंड ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑन अ पोजिशनल बेसिस पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन इस वक्त अगर कुछ क्वार्टर्स की बात करें, इनपुट कॉस्ट प्रेशर, रॉ मटेरियल में जो एक ट्रेंड कह सकते हैं, फिर रॉ मटेरियल जो पिछला इन्होंने खरीदा है उसका एक डेंट इस वक्त कह सकते हैं आने वाले कुछ क्वार्टर्स पर दिख सकता है। लेकिन ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले अगर देखें तो इन स्टॉक पर फोकस जरूर किया जा सकता है। ईटी नाउ स्वदेश का एकमात्र लक्ष्य यही है कि सही और सटीक विश्लेषण आपको बताएं, और खास तौर से सेक्टर स्पेसिफिक पर्टिकुलरली जब स्टॉक्स की हम बात करें तो उसकी बारीकियों को जानते हुए, बारीकियों को समझते हैं, जिस तरह से निकुंज में बता रहे हैं, उसका जो रियल रैशनल है वो आपके सामने हम रखें। हमारे साथ जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह जुड़े, बाजार पर उनका नजरिया भी था और अपनी एक दमदार पिक भी उन्होंने शेयर की। आइए सुनते हैं। ईटी नाउ स्वदेश की पहली सालगिरह पर ईटी नाउ स्वदेश और ईटी नाउ स्वदेश की पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं, और परमात्मा से प्रार्थना है कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और निवेशकों का मार्गदर्शन करते रहें ताकि वो सुलझे हुए निवेशक बने। इस अवसर पर निवेश लायक अगर एक स्टॉक पसंद करना है तो हमने ऑटो क्षेत्र में से एक कंपनी है एस्कॉर्ट्स कुबोटा, इसको पसंद किया है। इस कंपनी ने हाल ही में एक करार किया है कुबोटा के साथ, और इस करार के पश्चात जिस तरीके से इनके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी, खास करके विदेशी मार्केट में अपने ट्रैक्टर्स और अर्थ रूमिंग इक्विपमेंट्स सप्लाई करने की, ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से आमदनी के रूप में एस्कॉर्ट्स कुबोटा का एक मौका मिलेगा। और न तो सिर्फ इनके बिक्री के आंकड़े बढ़ेंगे विदेशों में, लेकिन स्थानीय मार्केट में जिस तरीके से ट्रैक्टर और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स में इनका मार्केट शेयर है, इसके तहत हमारा मानना है कि एक शानदार रुझान आपको आने वाले समय में आता हुआ दिखेगा।
चाइना में जो दिक्कतें थी उसके कारण कुबोटा ने स्कॉट्स के साथ ये करार किया है और आने वाले समय में भारत को एक केंद्र बनाएंगे एक्सपोर्ट्स करने के लिए और ज़्यादातर जॉइंट वेंचर में जो ट्रैक्टर्स और बाकी अन्य नए और आधुनिक उपकरण उतारेंगे उसके कारण काफ़ी अच्छा इजाफा आपको आमदनी में आते हुए दिख सकता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से एक बार ईटी नाउ स्वदेश को पहले साल की सालगिरह पर और ईटी नाउ स्वदेश की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे तरफ से और हमारी कंपनी जियोजेट फाइनेंस की तरफ से। निकुंज, गौरांग की पिक एस्कॉट्स क्यूबोटा रही और ऑफ कोर्स मर्जर के बाद कंपनी में अच्छा ग्रोथ तो दिखाई है, लेकिन पर्टिकुलरली ऑटोमोबाइल स्पेस की अगर बात करें, फेस्टिवल डिमांड राउंड द कॉर्नर, अच्छी डिमांड नज़र आ रही है, ऑटो बिक्री के डेटा भी अच्छे रहे हैं, स्पेस को कैसे देखा जाए? देखिए, एक स्पेशल सिचुएशन स्टॉक है और 40% इस साल ऊपर गया है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास है, मगर जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं ट्रैक्टर के इतने इंप्रेसिव नहीं है। मेरे हिसाब से मार्केट, क्योंकि ये एक विदेशी मैनेजमेंट आया है, मार्केट को लगता है कि मैनेजमेंट चेंज के बाद इसमें अचानक काफ़ी चेंजेस आएंगे, पर मुझे लगता है वर्क इन प्रोग्रेस है। स्टॉक इस समय अगर आप देखें तो करीब 30 टाइम ट्रेलिंग पी पर चल रहा है, जो किसी भी ऑटो स्टॉक के कंपैरिजन में काफ़ी महंगा है। मुझे महंगा लगता है। मुझे लगता है कि देयर आर बेटर प्लेस टू बेट इन द ऑटो सेक्टर। महिंद्रा एंड महिंद्रा या फिर टाटा मोटर्स है या फिर आयशर है। ये एक सिंगल प्रोडक्ट फोकस कंपनी है और रूरल इकॉनमी हमें पता है कि इस समय थोड़ी ढीली चल रही है। ट्रैक्टर के जो डिस्पैच नंबर्स भी आए थे काफ़ी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं थे। डबल डिजिट पे बिजनेस ग्रो करेगा, मार्जिन चैलेंजेस हैं क्योंकि स्टॉक इस समय 40% बढ़ चुका है, वैल्यूएशंस महंगे हैं और ट्रैक्टर इंडस्ट्री में मुझे बहुत बम्पर ग्रोथ नहीं लग रही है अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक के अंदर ज़्यादा तेज़ी आ सकती है। अब एक स्पेशल सिचुएशन स्टॉक है, अगर जापानी प्रमोटर आके बोलता है जी मुझे कंपनी डीलिस्ट करनी है वगैरह वगैरह, तो फिर उस पर टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर ये आपने सही कहा, लेकिन ऑटो एंसिलरी की अगर बात करें, कोई और स्पेस, कोई और इन पर्टिकुलर स्पेसेस में कोई और स्टॉक जिस पर आपके नज़र है, आपके फोकस रेडार पर हैं? देखिए, ऑटो सेक्टर में आपको 3 या 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना चाहिए। सबसे पहले आपको डिवाइड करना चाहिए एस्पिरेशन में 2 कंपनीज आती हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा जहाँ पे एसयूवीज़ है और जहाँ पर आयशर है जो कि एक 350 सीसी बाइक बनाती है। क्या आपको एक डेली कम्यूट के लिए एसयूवी चाहिए? जी नहीं, मगर आप एसयूवी इसलिए लेते हैं बिकॉज आपको पावर चाहिए, आपको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस चाहिए। क्या आपको एक 350 सीसी की बाइक चाहिए मुंबई की सड़कों पे जाने के लिए? जी नहीं, 110 सीसी की बाइक आपको कांदीवली, बोरीवली, रायसर पहुंचा देगी। मगर फिर भी आप क्यों लेते हैं? बिकॉज आपको पावर ऑफ कम्यूटिंग चाहिए। तो मुझे वो सेगमेंट सबसे अच्छा लगता है जिसे एक्सपीरियंशियल बाइकिंग कहते हैं। सेकंड आता है नेसेसिटी में आपकी कंपनीज आती हैं, मारुति या फिर हीरो मोटरकॉर्प, जो इस समय आपको एक बेसिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देती है। आपको जाना है, ट्रेन में नहीं जाना है, बस में नहीं जाना है, सबसे पहले हीरो मोटरकॉर्प टाइप बाइक या फिर आप बजाज या फिर मारुति लीजिए। वहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा धीमापन है, कॉम्पिटिशन आ रहा है, ईवी का डिस्ट्रप्शन हो रहा है। तीसरी आपकी आती है सिक्लिकल में आपका आता है ट्रैक्टर्स, 4 व्हीलर्स, ट्रक्स। उसके अंदर लेलैंड आई थिंक इज़ द बेस्ट बेट बिकॉज देयर इज सिक्लिकल रिकवरी। फिर आपका आता है ग्लोबल बिजनेस जिसमें टाटा मोटर्स हैं जो कि JLR 80% है। फिर आपके पास है बजाज ऑटो जो कि 50% एक्सपोर्ट है। वहाँ पर इस समय धीमापन है बिकॉज मैक्रो कंसर्न्स है। वेरी वेल एक्सप्लेन निकुंज। तो ऑटोमोबाइल स्पेस पर तो नजर रहेगी और त्योहारी सीजन है, तो एक और सेक्टर है जिस पर लगातार बातचीत होती है, वो है होटल सेक्टर। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़े ICICIdirect.com के पंकज पांडे और उनका फोकस इसी सेक्टर पर है। आइए सुनते हैं। I wish all the viewers of ET Now Swadesh a very happy first anniversary. We like hotel sector a lot and उस सेक्टर में हमारा जो टॉपिक है वो लेमन ट्री है। स्मॉल कैप कंपनी है जहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 110 का है। ओवरऑल होटल सेक्टर का जो FY23 का शुरुआत है फाइनेंशियल ईयर का काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोट पर आया। Q1 में जो ओवरऑल ARRs थे करीब 24-25% हायर थे कंपेयर टू प्री कोविड लेवल्स। मार्जिन्स में इंडस्ट्री ने करीब 30% का मार्जिन बनाया जो कि 10 साल में अब तक के सबसे बेस्ट मार्जिन थे। जनरली होटल इंडस्ट्री के लिए Q1 एंड Q2 वीक सीजन माना जाता है एंड Q3 एंड Q4 स्ट्रॉन्ग सीजन माना जाता है जहाँ पे करीब 60% रेवेन्यूज आता है। एंड हमें लगता है कि ओवरऑल ये कंपनी काफ़ी वेल प्लेस्ड है होटल सेक्टर में। करीब 1000 करोड़ का केपेक्स कंपनी ये कर रही है एंड एक्सपेंशन के बाद में करीब इसका 10,400 रूम का कैपेसिटी हो जाएगा। कॉस्ट साइड में भी कंपनी ने काफ़ी मेजर्स लिए हैं जहाँ पे ओवरऑल जो एम्प्लॉय काउंट है पर रूम वो
कम होकर करीब 0.62 हो जाएगा फ्रॉम 0.95। एंड हमें लगता है इसकी वजह से इसकी जो मार्जिन प्रोफाइल है इंडस्ट्री में बेस्ट रहेगी, करीब 48%। रेवेन्यू जो हम अगले 2 साल में देखते हैं करीब 54% कैगर का देखते हैं एंड करीब 955 करोड़ एंड मार्जिन प्रोफाइल 48% होगी फ्रॉम करंट 30%। एंड इस कंपनी ने लॉस बनाया था करीब 87 करोड़ का FY22 में, जो हमें लगता है कि अगले 2 साल में वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो 94 करोड़। एंड हमें लगता है कि ओवरऑल होटल सेक्टर की जो साइकिल है वो अगले 2-3 साल काफ़ी अच्छे रहने वाली है। लेमन ट्री होटल्स, ये थी पंकज पांडे की राय। निकुंज, फेस्टिवल सीजन की बात करें, इसके बाद धीरे धीरे दिवाली, फिर न्यू ईयर, वेकेशन सीजन की भी शुरुआत हो जाएगी। होटल सेक्टर इज ऑन द मूव। देखिए, होटल सेक्टर के हम कहते हैं ना कि इस समय 4 उंगली घी में और सर कढ़ाई में 5 उंगली घी में सर कढ़ाई में उस प्रकार का हो रहा है। उन्होंने इतना बड़ा अपट्रेंड कभी देखा ही नहीं है। कई कारण है। कोविड के बाद जो इकॉनमी है उसके अंदर एक एटीट्यूड का परिवर्तन आया, जिसे हम कहते हैं नाउ एंड हियर इकॉनमी। आज सोचो, कल के बारे में सेव मत करो, कल सेविंग मत करो। तो एक बड़ा एटीट्यूड है जो हम देख रहे हैं कि आ गया है। सेकंड, इस सेक्टर के अंदर बड़ा केपेक्स किसी ने नहीं करा है। चौथा, इस सेक्टर के अंदर हम देख रहे हैं कि इस समय ग्लोबली जो ट्रैवल है डिफिकल्ट हो रही है, कॉस्ट ज़्यादा है, वीज़ा के इश्यूज हैं। और तीसरा, इंडिया के अंदर हम देख रहे हैं इनबाउंड ट्रैवल आ रही है बिकॉज रुपी वीक हो चुका है। तो कुल मिलाकर के एक सिक्लिकल सेक्टर जो है इसके अंदर भी एक बड़ा अप ट्रेंड है। अब उसमें आप इंडियन होटल देखिए, मार्केट लीडर है। लेमन ट्री देखिए, वह सस्ता और अच्छा है। ओबरॉय आप देखें तो छोटा है मगर ग्रैंड है। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस, मैं बोलूँगा इंडियन होटल से रहना चाहिए बिकॉज उसके अंदर स्केल है, ताज ब्रांड है, रीच है और वह काफ़ी चेंज अपने बिजनेस मॉडल को कर रहे हैं और टाटा बैक्ड कंपनी। लेमन ट्री सस्ता है, अच्छा है, मगर इसके अंदर 2 साल बाद देखना पड़ेगा कि जिस प्रकार की ग्रोथ कर रहे हैं वो इस प्रकार की ग्रोथ को वो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करेंगे रिटर्न रेशियोज को। तो ये मेरा पर्सनल था। दिस वाज एन आई ओपनिंग स्टेटमेंट व्हेन यू सेड इन्होंने कोई केपेक्स अभी तक द मेजॉरिटी और मेजर कोई जो ऑब्जर्व किया जा सके नहीं किया। तो देयर इज अ लॉट ऑफ मीट लेफ्ट फॉर देम, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और ऑफ कोर्स यहाँ पर लगातार इसमें 2 तरह के केपेक्स होते हैं मानसी। एक होता है बिजनेस होटल केपेक्स। तो दिल्ली के अंदर कोई बड़ा 5 स्टार पिछले 10 साल से बड़ा 5 स्टार नहीं आया। बड़े 5 स्टार की मैं बात कर रहा हूँ। बॉम्बे में आप देखें तो ट्राइडेंट, सॉफिटेल, उसके बाद कोई बहुत बड़ा 5 स्टार विद 2000 रूम्स नहीं आया है। बिजनेस होटल में लोगों, बैंगलोर में भी यही हाल है, बड़े नहीं आए, बड़े 5 स्टार्स नहीं आए हैं। तो जो होटल इंडस्ट्री है इस समय, वहाँ नई कैपेसिटी बिजनेस ट्रैवल में क्रिएट नहीं हुई है। 1 सेकंड, सब होटल्स अब बैलेंस शीट अपनी लाइट कर रहे हैं बिकॉज ये मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ला रहे हैं। और तीसरा, इस समय जो होटल में हम तेज़ी देख रहे हैं, दिवाली हो, दशहरा हो, न्यू ईयर हो, इनके पास इस समय प्राइसिंग पावर है। जितने भी फॉरेन के बड़े CEOs इंडिया आना चाहते हैं, HSBC हो गया, डॉयच बैंक हो गए, आते हैं, बड़ी टीम लाते हैं, अच्छे रेट्स देते हैं। G20 की समिट आ रही है, उस समय होटल्स को अच्छा धंधा मिलेगा। तो कुल मिलाकर इस सेक्टर के अंदर जो ट्रेंड है वो अगले 2-3 क्वार्टर तक तो अच्छा दिख रहा है। एब्सोल्युटली, तो ट्रेंड अच्छा रहेगा और इस सेक्टर पर भी नजर रखनी होगी। लेकिन एक और सेक्टर जिसकी लगातार बातचीत होती रहती है वो है केमिकल प्लेस। दलजीत कोहली की राय इसी सेक्टर से जुड़ी एक स्टॉक पिक पर है, आइए सुनते हैं। ईटी नाउ स्वदेश की टीम और ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को फर्स्ट एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई। फर्स्ट एनिवर्सरी के इस शुभ अवसर पर आज हम आपके लिए एक स्टॉक लाए हैं जिसका नाम है एथर इंडस्ट्रीज़। एथर इंडस्ट्रीज़ स्पेशलिटी केमिकल्स की कंपनी है जो अभी हाल ही में लिस्ट हुई है। और अगर हम देखें तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड पहले 2-3 साल FY13 में इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया और पहले 3 साल तक ये प्रोडक्ट सिलेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, R&D में इन्होंने लगाए। FY16 से एक्चुअली कमर्शलाइजेशन शुरू किया और पिछले 3 साल में बहुत अच्छे से अपने कारोबार को बहुत तेज़ी से बढ़ाया। उसका कारण ये था कि इन्होंने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं वो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो चाइना से जो इंपोर्ट होते थे इंडिया में, उनको रिप्लेस किया है। और आज की डेट में कंपनी के 4-5 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इनकी वर्ल्ड वाइड लीडरशिप को इस्टेब्लिश करते हैं। वर्ल्ड में लगभग जो भी डिमांड है उसका 50% से ज़्यादा शेयर इस कंपनी के पास है। अब आने वाले अगले 3-4 साल इससे भी बेहतर होने की संभावना है क्योंकि कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपेंशन के प्लान्स दिए हैं। कुछ कैपेसिटी इस साल के अंत तक नई आ जाएगी और कुछ अगले 2 साल में आएगी। तो हमारा ये अनुमान है कि जब पूरी तरह कैपेसिटी एक्सपेंशन हो जाएगा तो कंपनी जो है वो अपना जो आज का रेवेन्यू है लगभग 500-600 करोड़, उसको कम से कम 3 गुना तक बढ़ा सकेगी FY25 में और उसी प्रकार से उसके प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी।
डिस्क्लोजर रहेगा कि ये स्टॉक हमारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किया हुआ है, उनके पोर्टफोलियोज़ में भी हो सकता है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। केमिकल सेक्टर से जुड़ी एथर इंडस्ट्रीज दलजीत के फोकस रेडार पर, और ऐसा ही कुछ कहना है मयूरेश जोशी का। उनकी भी राय जान लेते हैं और फिर दोनों ही केमिकल प्लेस पर निकुंज का नजरिया समझेंगे। ईटी नाउ स्वदेश के पहले जन्मदिन पर विलियम ओनील इंडिया मार्केट विद इंडिया से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी होप कि आपका पहला बर्थडे जैसा सक्सेसफुल रहा है, मेनी मोर बर्थडेज विल बी सक्सेसफुल आपके लिए भी और आपके सारे दर्शकों के लिए। विलियम ओनील इंडिया मार्केट्स विद इंडिया की जो ग्लोबल रिसर्च टीम है, जो स्टॉक निकाल के लाई है वो है टाटा केमिकल्स। दो तीन चीज़ें जो हो रही है केमिकल स्पेस में, एक आई थिंक जो डिमांड है वो बरकरार है, दूसरा आई थिंक जो बिजनेस में टाटा केमिकल्स हैं, सोडा ऐश, स्पेशलिटी केमिकल्स, HDS जो सिलिका बेस्ड बिजनेस है, और ऑब्वियसली थ्रू इट्स सब्सिडियरी रैलिस इन एग्रो केमिकल्स, आई थिंक ऑल बिजनेसेस आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। स्पेशलिटी केमिकल्स 23% कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू के, और जनरली जो सोडा ऐश बिजनेस है अलॉन्ग विद जनरल केमिकल्स कंट्रीब्यूट 77%। प्राइसिंग फॉर सोडा ऐश हैज रिमेन्ड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। तो सोडा ऐश और सोडियम बाइकार्बोनेट जो बिजनेस है, जहाँ पे इंडिया, US, UK और कीनिया ये सारी जगह पे ऑपरेशन हैं, यहाँ पे आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन ऑफ मार्केट चल सकते हैं इज वेरी गुड प्राइसिंग, क्योंकि जो एप्लीकेशन जो ग्लास हुआ, फर्टिलाइजर हुआ, आई थिंक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। दूसरा इन्होंने जो टारगेट्स रखे हैं जनरली इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ 25% के अगले 3 वर्षों में, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 50% और प्रॉफिट मार्जिन 12% के आसपास। दूसरा जो नेट डेट रिडक्शन है, नेट डेट टू इक्विटी इज 0.4 टाइम्स, वो भी लगाए बैठी है कि $100 मिलियन हर वर्ष कम करेंगे, विच मीन सब्सटेंशियल रिडक्शन इन नेट डेट। यूके में राइजिंग कॉस्ट की वजह से पासिंग थ्रू इन टर्म्स ऑफ रेट प्राइसेस, और इसके वजह से आई थिंक जो वॉल्यूम लेड प्राइस ग्रोथ है सारी रीजन्स में ये बरकरार रहेगी। तो टाटा केमिकल्स एक कंडीशनल बाय होगा, क्योंकि एज पर दी ओनिल मेथोडोलॉजी 1150 क्रॉस करना बहुत अहम है और सस्टेन करना, क्योंकि सस्टेन अबाउट दैट लेवल मुझे लगता है थोड़ी पिकिंग टाटा केमिकल्स में हो सकती है। निकुंज, स्पेशलिटी केमिकल स्पेस, टाटा केमिकल्स, एथर इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक, स्पेशलिटी केमिकल्स की बातचीत लगातार हम करते भी हैं और इन दिनों फ्लेवर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। इस स्पेस को कैसे देखा जाए, आपके रैशनल क्या है? मानसी, मेरा ये मानना है कि स्पेशलिटी केमिकल एक जेनेरिक वर्ड हो गया है और सबको लगता है कि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आएगी, सब स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। फार्मा कंपनी के अंदर कोई कंपनी पैरासीटामोल बनाती है तो कोई रेमडेसिविर बनाती है। फार्मा हालांकि दोनों है, मगर कंपनीज की प्रोडक्ट प्रोफाइल अलग होती है। तो आप स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में ब्लाइंड फेथ नहीं ले सकते हैं। पहले मैं नंबर्स देख रहा था। आप देखिए, टाटा केमिकल कंपनी है, उसका P मल्टीपल 25 टाइम है। एथर, इसका P मल्टीपल 100 टाइम्स है। दोनों स्पेशलिटी केमिकल हैं और दोनों की P मल्टीपल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। टाटा केमिकल की बात करते हैं, जहाँ मेरी समझ शायद ठीक है। टाटा केमिकल टाटा ग्रुप कंपनी है। इसके अंदर एक बड़ा बिजनेस है सोडा ऐश। सोडा ऐश अगर आप देखें तो इसके अंदर वो मार्केट लीडर है। इन्होंने अपनी पिछले साइकिल में काफ़ी ग्लोबल अधिकरण करे थे, एक्विजिशंस करे थे, जहां इनको मार पड़ी थी। अब कंपनी के चेयरमैन चंद्रा साहब ने कहा है AGM के अंदर कि वह स्पेशलिटी केमिकल, वह टाटा केमिकल के सोडा ऐश बिजनेस को कोर बिजनेस बनाएंगे और उसके साथ इसमें EV की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। टाटा केमिकल के अंदर टाटा सॉल्ट था जो निकल चुका है, स्पाइसेस का बिजनेस था, दाल का बिजनेस था, वो निकल करके टाटा कंज्यूमर में आ गया। तो जो टाटा केमिकल है, अब मेरे हिसाब से सोडा ऐश का बड़ा प्लेयर है और EV में आएगा, तो एक टर्मिनल वैल्यू मार्केट इसको देगा आगे आने वाले समय में। सोडा ऐश जो कमोडिटी है, इसके अंदर एक प्रकार का प्राइसिंग पावर है, इसके पास भी और GHCL के पास भी है। कोयले के दाम कम हो चुके हैं तो इनको बेनिफिट मिलेगा। यह कमोडिटी जो इंपोर्ट नहीं हो सकती है, ये कमोडिटी है जो कि डिटर्जेंट के अंदर, बिस्किट मैन्युफैक्चर के अंदर कोर है। एक B2B बिजनेस है, बट इसका रिटर्न रेशियो 20% से ऊपर है, स्टॉक भी सस्ता है। मैनेजमेंट ने अच्छी कमेंट्री दी, इंस्टीट्यूशनल डोमिनेटेड स्टॉक है। तो लंबी अवधि के लिए टाटा केमिकल, मुझे लगता है कि इस पर आप नज़र रखें तो इट इज़ अ डिसेंट बेट ऑन द मैन्युफैक्चरिंग स्पेस विद द इंटरप्ले ऑन केमिकल एंड EV। एथर इंडस्ट्रीज़ का P मल्टीपल 100 है और 100 के, देखिए मानसी, अगर आप चांदी को सोने के प्राइस में लेती हैं तो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है।
आपको शेयर बाजार के अंदर सोने को चांदी के भाव पर लेना पड़ता है, तभी तो आप सस्ता लेंगे। आप जब स्टॉक में सस्ते अच्छे मूल्यांकन में निवेश नहीं करेंगे तो आप पैसा कैसे बनाएंगे? राइट। तो 100 का पी मल्टीपल अब 200 तो नहीं हो सकता है, 100 का पी मल्टीपल नीचे ही आएगा। अर्निंग्स आती भी है तो मुझे लगता है रिटर्न रेशियोज कॉम्प्रोमाइज रहेंगे। मैं इस कंपनी को इतना अच्छे से स्टडी नहीं करता हूँ, मगर दलजीत साहब ने जो बोला कि 3 प्रोडक्ट कैटेगरीज में वो लीडर बन रहे हैं, तो मेरा मानना है बनने दीजिए। हवा का रुख स्पेशलिटी केमिकल के फेवर में है, मगर उससे आपको मेरे हिसाब से भावनाओं में नहीं बहना है। इस समय मार्केट के अंदर इस लेवल पर पे आपको संभल कर सोच कर निवेश करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इथर खराब है, मगर मेरा ये मानना है कि 70 से 100 की पी मल्टीपल पर आप किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं तो फ्यूचर रिटर्न विल ऑलवेज गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। बिल्कुल निकुंज, इसी के साथ हमारी इस खास सेगमेंट में हमने हमारे व्यूवर्स को रिटर्न गिफ्ट भी दे दिया है। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। और व्यूवर्स को हम ये कहना चाहेंगे कि इस खास पेशकश के जरिए हमने आपको रिटर्न गिफ्ट दिया है, लेकिन इतना ही नहीं, हमारी सालगिरह के इस मौके पर स्पेशल सेगमेंट्स की लड़ी लगाई है हमने, तो आप कहीं ना जाएं, बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।